हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और आइए, आप सबका मैथ्स बाय सचिन सर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लास ले रहे हैं, टीआरई 3 का पीवाईक्यू करा रहे थे, जिसमें से 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। अब ये आज तीसरा वीडियो है और 9th 10th का टीआरई 3 का क्वेश्चन आज खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग टीआरई 2 टीआरई 1 जहाँ जिसमें पूछा है वो सब हम मैथ का उठा लेंगे। 10-12 दिन के अंदर फिर आपका चैप्टर वाइज हम शुरू कर देंगे। आज ये तीसरा दिन है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो रेगुलर क्लास भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। जो लास्ट सीरीज में क्वेश्चन छोड़े थे वो था हमारा ये 112। 111 तक हम क्वेश्चन कर दिए थे, आज 112 का क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन आज का, ये आज का पहला क्वेश्चन है, सीरीज का पहला क्वेश्चन नहीं। ये आज का पहला क्वेश्चन जिसमें आपको ये है कि एक रोम्बस के परिधि, रोम्बस का परिधि जो है 100 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्णों में से एक 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप रोम्बस के बारे में जानते होंगे, आप रोम्बस के बारे में जानते होंगे। वो क्या होता है? रोम्बस हमारा इस तरह से होता है। रोम्बस हमारा ये, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा। स्क्वायर को थोड़ा सा ठेल दीजिएगा तो वो रोम्बस हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्वायर टिल्ट कर दीजिएगा वो रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस के बारे में खास बात क्या होता है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा ये डायगोनल। इसका जो डायगोनल होता है, ये D1 और D2 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक। और बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, यानी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। कौन? तो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो रोम्बस है उसका परिधि 100 सेंटीमीटर है। परिधि 100 सेंटीमीटर यानी कि सब भुजा कितना है? 25। ये भी हमारा 25 और ये भी हमारा क्या? 25 और ये भी हमारा क्या? 25। यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसके बारे में और बता रहा है कि यदि इसके विकर्णों में से एक 14 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये 7 होगा और ये भी 7 होगा। अच्छा एक बात बताइए, एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर ये बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर बाइसेक्ट करेंगे, तो ये 7 है, ये 25 है। ट्रिपलेट आपको याद है 24 लिखा थे, ये 24 तो ये भी 24 हो जाएगा। 24 कितना हो जाएगा? 48। अच्छा क्या पूछ रहा है? इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है? इसका एरिया पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग डायगोनल निकाल दिया। अगर डायगोनल निकालने के लिए बोल ही देता, सपोज करते हैं कि अगर सेकेंड डायगोनल जो होगा इसका, सेकेंड डायगोनल, तो सेकेंड डायगोनल क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड डायगोनल हमारा हो जाएगा 24 इंटू 2। 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा? 48 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे है दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि आपके पास कोई दो नंबर है, यानी A है और B है, इनका प्रोडक्ट कितना है? 120। इनका प्रोडक्ट कितना है? 120 और उनके वर्गों का योग, यानी A² प्लस B²। A² प्लस B² कितना है? 289 है। A² प्लस B² कितना है? 289। A² प्लस B² 289 है। आप खुद देखिए कि सर ये 17 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। तो सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको याद है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। देखिए 8 और 15 का प्रोडक्ट करेंगे 120 हुआ कि नहीं होगा? इसका मतलब कि आप दोनों नंबर जो एज्यूम करिएगा, एक जो संख्या A है उसको 8 ले लीजिए, अब B है वो 15 ले लीजिए। डायरेक्ट ट्रिपलेट पर सवाल बन गया। अब इनका सम पूछा था, 15 और 8 का सम कितना हो जाएगा? 23 हो गया।
अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एरिया पूछ रहा था ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो एरिया पूछ रहा था, एरिया निकालना है ना। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला लिख दीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस वो डायरेक्ट कर सकते हैं आप। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए क्या होता है कि आप सीधा कह सकते हैं कि d1 d2, और d1 d2 जो होगा उसका शायद आधा, तो d1 हमारा कितना है। देखिए आता कैसे है, अगर मान लें कि आपके पास इसमें 4 ट्रायंगल है कि नहीं, आपके पास इसमें फार्मूला जो आया इसी से आया, जो आपके पास ये 4 ट्रायंगल है सबका अगर एक ट्रायंगल यहाँ हो गया, एक हमारा यहाँ हो गया, आप खुद से देखिए कि 7 24 25, 7 24 25, सब 7 24 25 मिलेगा आपको, तो सारा बराबर बराबर ट्रायंगल हो जाएगा ना। तो किसी एक का एरिया निकाल के आप 4 से गुना कर दीजिए, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे कहते हैं 1/2, और यहाँ पे 7 गुना कितना हो जाएगा 24 हो गया ना, और उसका 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, ये भी हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमारा 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 24 में हम कितना से गुना कर देंगे 7 दूना 14, यानी कि 7 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 24 गुना में कितना 14। अब आप 14 से गुना करिएगा, 14 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 के 6 हाथ में 5, 14 दूना 28 से 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। d1 d2 ये फार्मूला भी रख सकते हैं। एक d1 हमारा कितना है, हमारा 24 है, और दूसरा विकर्ण हमारा कितना है सर, हमारा 14 है, और इसमें बटा में 2 नहीं होता, सॉरी, यहाँ जो एरिया ऑफ रोम्बस है उसमें बाई में 2 नहीं होगा, एरिया ऑफ रोम्बस में बाई में 2 d1 d2 ही होगा, इसको काट देते हैं, बाई में 2 नहीं, ये हमारा हो गया d1 d2, और 24 गुना कितना हो जाएगा, तो एक डायगोनल हमारा 24 है, एक डायगोनल, अरे यार हम भी पगला गए, एरिया में हमारा होगा बटा में 2 होगा, कहाँ चले जाते हैं, ये बाई में 2 होगा। एक डायगोनल हमारा 48 है ना, एक डायगोनल हमारा 48 है, दूसरा डायगोनल हमारा 14 है, और फिर बाई में क्या होगा, फिर इसको हम काट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हमारा 24 गुना में हो जाएगा 14, ठीक है, 24 गुना में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर हम आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन का बात करेंगे, तो इसमें सेकंड किए हम आपको, थर्ड का बात करते हैं। 120 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही, यह 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए समय लेगा। अच्छा, आप ट्रेन के बारे में आप जानते होंगे, अभी देख लेते हैं आप कि जैसे ये ट्रेन है, ठीक है, ये हमारा कोई ट्रेन है, और इस ट्रेन को, इसका जो लेंथ है L है, इस ट्रेन को मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे पोल खड़ा है, क्या खड़ा है, पोल खड़ा है, तो ट्रेन से पूछे, ट्रेन के बारे में पूछे कि ट्रेन पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो पोल को पार करने में, पोल को पार करने में लिया गया समय, तो कुछ नहीं करना है, वो बड़ा सिंपल है। इसके लिए क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई, अब बाई में जो हो जाएगा ट्रेन की चाल, क्या हो जाएगा ट्रेन की चाल, बस सीधा सवाल। लेकिन अगर इसी में आपसे ये पूछ दे कि प्लेटफॉर्म को पार करना है, किसको पार करना है, प्लेटफॉर्म को, जैसे मान लेते ये आपका ट्रेन हो गया, इसका लंबाई L1 है, इधर कोई प्लेटफॉर्म हो गया, क्या हो गया हमारा सर, प्लेटफॉर्म हो गया, इसका लंबाई क्या है L2 है। तो अगर आप अब कहिएगा कि प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, प्लेटफॉर्म को समय पार करने में, अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगा तब समय कितना लगेगा, तब इसको दोनों लंबाई चलना पड़ेगा, L1 प्लस L2, और बाई में इसका अपना चाल देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो इस तरह से करते हैं, और अगर इसी में किसी को पार कर रहा है तो फिर वो हम और क्वेश्चन में कर लेंगे कभी। आ जाइए, 120 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करती है, या 230 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितने समय लगे। अच्छा, पार करने के लिए किसको किसको पार करना है, प्लेटफॉर्म को, तो कितना चलना पड़ेगा, इसको चलना पड़ेगा 120 मीटर अब प्लस 230 मीटर का क्या है, इसका रेलवे प्लेटफॉर्म है। अब इसको ये दूरी चलना है, किस चाल से चलेगा, 90, यहाँ 90 किलोमीटर प्रति आवर है, आप समझिएगा, जब भी किलोमीटर पर आवर में है, आंसर मीटर पर सेकंड में है,
सेकंड में है, लंबाई मीटर में ले रहा है, तो इसको आप सेकंड में चेंज करिए। तो 5 बटा कितना से करिएगा 18 से, गुना करिएगा 18 पच्चे हो जाएगा 90। फिर हम काट लेते हैं, ऊपर आ गया हमारा 120 मीटर और नीचे आ गया हमारा 230 मीटर, और इंटू में क्या है सर 5 गुना 5 है, 5 से दोनों कट जाएगा, आप इसको काट सकते हैं 24 बार में कट जाएगा, और यहाँ से काट सकते हैं 5 चौक 20 46 बार में कट जाएगा। अब यहाँ आप 24 गुना में क्या कर दीजिए 46, 6 में 4 से गुना करेंगे। अच्छा क्या निकालना था यहाँ पे, सेकेंड समय 230 मीटर, 120 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर से यात्रा कर रही, 230 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में हो। अरे यार मेरा भी ध्यान कहाँ, यहाँ पर सीधा सीधी बात है कि इंटू प्लस को हम इंटू समझ लिए, ध्यान नहीं दिए, ध्यान अलग चल गया होगा, आ जाइए उसके लिए सॉरी। 120 है और प्लस में हमारा 230 है, और बाई में कितना हमारा हो जाएगा 90 गुना 5 बटा 18। यही सब मिस्टेक अगर एग्जाम में हो जाए तो लग जाएंगे आपका। 120 प्लस 230 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 350, और बाई में कितना हो जाएगा 18 पच्चे 90, ये हमारा हो जाएगा 25 बार। अब इससे 25 से भाग दे देंगे तो सेकेंड में आंसर आएगा 25 अठे 200, और फिर हमारा कितना है 150, तो फिर हमारा कितना हो जाएगा 8 6 कितना हो जाएगा हमारा 25 अठे कितना हो जाएगा हमारा 120 और 230 जोड़ लिए तो 350, इसको भाग दीजिए 25 से, तो 25 में 8 से गुना करेंगे तो फिर हमारा 200 हो जाएगा, फिर 150 है तो फिर 6 बार में हमारा यानी कि आंसर कितना हो जाएगा इसका 14 सेकेंड। आंसर कितना होगा 14 सेकेंड। 14 सेकेंड नहीं है ऑप्शन में तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए 2 सेकेंडरी वृत्त जिनकी परिधियां 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है के बीच का बल है। अच्छा सेकेंडरी वृत्त यानी कि आप जानिए सेकेंडरी वृत्त किसको कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा एक सर्कल ये दिख रहा है, इसको वाइट से कर दो। अगर ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल हो जाए, इसके अंदर एक और सर्कल हो जाए, इसको इसमें ले जाके रख दिए, दोनों का सेंटर एक ही है, दोनों का सेंटर क्या है सर एक ही। तो ये जो आपका बीच का जो हम कलर कर रहे हैं, आपको गौर से देखिए, जो आपका ये बीच वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला सेक्शन पीला वाला, यही आपका रिंग है, यही आपका क्या है वलय है, जिसको हम लोग रिंग बोलते हैं। वही क्या है आपका वलय है, रिंग है। अब आइए अब थोड़ा सा समझिएगा, कह रहा है कि जिनकी परिधियां 132 सेंटीमीटर और 88, 132 और 88, यानी कि परिधि मतलब टोटल आप जिससे मान लेते हैं जो जितना गोलाई हुआ इसका लेंथ का बात कर रहा है। तो अगर सर देखें तो ये बाहर वाला का परिधि जो है इसका 132 सेंटीमीटर, कितना है सर 132। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, यानी कि हम कह सकते हैं सर 2 इंटू में हमारा 22, बाई में 7 इंटू में मान लेते हैं बाहर तक का रेडियस r1 है, तो सर हमारा r1 इक्वल टू 132 हो जाएगा। अब जितना जल्दी हो उसको काट लीजिएगा, अब जितना जल्दी हो 22 दूना 44, 44 से 132 हमको लगता है 3 बार में कर देगा, 4 3 12 4, और फिर r1 बराबर 7 उधर जाएगा तो 21 सेंटीमीटर। चलिए सर, यानी कि सर एकदम पूरा यहाँ से ले करके एकदम अंदर से लेके बाहर तक का जो लंबाई हुआ वो कितना सेंटीमीटर हुआ सर 21 सेंटीमीटर। फिर हमारा सर अंदर का परिधि कह रहा है, ये जो अंदर वाला है, अंदर वाला इसका परिधि, ये जो अंदर है ना इसका परिधि दे रखा है, इसका परिधि मान लेते हैं कि सर अंदर तक के रेडियस, यहाँ तक के रेडियस को अगर हम r2 मान लेते हैं तो सर आप कहेंगे क्या 2 पाई r2 बराबर में 88। आप कह सकते हैं कि 2 पाई यानी कि 44 हो गया ऊपर और नीचे 7, और यहाँ r2 इक्वल टू कितना हो गया सर 88। तो 44 से कई बार में कट जाएगा 2 बार में, और r2 बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना सर 14। यही हुआ हमारा r1, एक रेडियस यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक का पता चल गया और यहाँ से यहाँ पता। तो जो वलय होता है उसका जो एरिया होगा वो होता है सर पाई, दोनों रेडियस को जोड़ दो बड़ा वाला और दोनों रेडियस को घटा दो, बड़ा छोटा, बड़ा मतलब r1 को हम लोग बोल दिए यहाँ पे,
पाई का वैल्यू, पाई में आंसर नहीं है तो 22/7 रखना पड़ेगा। इनको जोड़ देगा तो 21 और 14 कितना हो जाएगा सर 35, और इनको घटा देगा तो कितना हो जाएगा सर 7। यहाँ 7 से 7 कट गया, यानी कि सर 22 गुना में कितना हो जाएगा सर 35। 35 गुना 70 के 0 हाथ में 7, 70 और 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? साफ सुथरा बन गया। कभी कभी ना फार्मूला आपको पूरा लगाना पड़ जाता है, कभी कभी फार्मूला आपको पूरा लगाना पड़ जाएगा, जरूरी नहीं कि शॉर्टकट देखिए काम है। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन है, क्षेत्रफल 400√3 स्क्वायर सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज आप जानते होंगे, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? समबाहु त्रिभुज हमारा ये हुआ जिसका सब भुज आपस में क्या होगा बराबर, ए, ठीक है। और इसमें इसका पूछ रहा है एरिया, इसका एरिया पूछ रहा है, तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई 3√3/4a²। तो 3 रखिए, √3 रखिए, 4 रखिए, a का वैल्यू कितना है? अच्छा एरिया ही दिया हुआ है ना, एरिया दिया हुआ है तो वो किसके बराबर कर दीजिए 400 √3 के बराबर दिया हुआ है। √3 से हमारा √3 खत्म। आई सर हमारा क्या हो जाएगा सर, ये कटने वाला तो नहीं है, 400√3 तो √3 अच्छा 400√3 यार, तो इसका एरिया बराबर, मेरा ध्यान अलग है, √3/4a², ठीक है। और ये किसके बराबर दिया हुआ है 400√3, 400√3, ये से हमारा ये कट जाएगा। तो सर a² बराबर ये 400 जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600। तो a बराबर कितना हो जाएगा √1600, वही 400 आ जाएगा आंसर, √1600। तो क्या त्रिभुज का परिमाप पूछा था, a बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। a कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, तो सर जो परिमाप होता है, परिमाप वो कितना आ जाएगा सर 40 गुना 3 क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाती है तो इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। आइए इसको भी देखिए। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, समझिएगा, सीख लीजिए इसको। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, अच्छा शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है, आयतन होगा हमारा 1/3πr²h, ठीक है, 1/3πr²h। हमको इससे कोई मतलब नहीं हुआ, r और h से मतलब रखना है, ठीक है, r और h से। जैसे अगर कहने का मतलब है कि एक तरफ आप लिखिए r², रेडियस लिखिए पहले। रेडियस को कितना कर दिया है सर, रेडियस 20% बढ़ गया। रेडियस कितना बढ़ गया 20%। और जब रेडियस 20% बढ़ा है तो इसको आप 1/5 लिख सकते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि सर रेडियस जो है, रेडियस अगर 5 रहा होगा तो बढ़ा के कितना कर दिया सर 6। रेडियस अगर 5 था तो बढ़ा के कितना कर दिए सर, रेडियस 5 था तो बढ़ा के कितना कर दिए सर 6 कर दिए। रेडियस 5 था, बढ़ा के क्या कर दिए, रेडियस 5 से कितना कर दिए 6। और सुनिए ऊंचाई भी 20% बढ़ गया, तो ऊंचाई कितना बढ़ गया सर, ऊंचाई भी 20% बढ़ गया, यानी वो भी कितना होगा सर 5 से 6। सर जहां रेडियस है इतना तो रेडियस का स्क्वायर कितना आएगा 25 से कितना हो जाएगा सर 36। और अब खुद देखिए सर कि अगर आप इसको गुना करेंगे r² h तो 25 गुना 5, 25 गुना 5, 25 कितना हो जाएगा 25 × 5 = 125। ये हमारा पुराना आयतन हो जाएगा। और 36 में 6 से गुना करेंगे, 36 के 6 हाथ में 3, 6 × 3 = 18, 3 = 21, 216। ये नया वाला आयतन हो जाएगा। यानी ऐसे कहेंगे कि आयतन सर पहले 125 यूनिट था, अब बाद में बढ़ के कितना यूनिट हो गया 216 यूनिट। अब आप देखिए कितना बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ चुका है
तो सर 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 21 में से बाहर तो 9, यानी 91 यूनिट बढ़ गया है। कौन सर? 125 से 91 यूनिट, इतना ही बढ़ा। अब गुना में करते हैं 100, तो 25 से सर 5 बार में, यहाँ 4 बार में। अब आप इसको क्या कर लीजिए, 4 से गुना करें, 4 एकम 4, 9 चौक 36, यानी यहाँ कितना हो जाएगा सर हमारा 5। इसको भाग दीजिए, 364 को 5 से भाग दीजिए, 7 पचे हमारा 35 हो जाएगा, 1 4 सर 5 दूना कितना हो जाएगा 10, दशमलव ऊपर से 4 और 8, 72.8%, यानी कि हमारा जो शंकु का आयतन है वो कितना बढ़ जाएगा, 72.8%। आगे आइए, त्रिभुज कोण ए बी सी के आंतरिक समद्विभाजक O पर मिलते हैं। आंतरिक समय कहाँ मिलते हैं? O पर। यदि A 80 डिग्री तो त्रिभुज ए बी सी में BOC का मान बताइए। कोण A 80 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा आप देखिए इस त्रिभुज को, आप अगर देखें इस त्रिभुज को देखिए, अगर हम यहाँ एक त्रिभुज बना देते हैं, अगर दिखाई दे रहा है तो खूब बढ़िया से देखिए, समझिए इसको अच्छे से समझिए। अगर ये हमारा त्रिभुज है, ये देखिए ये त्रिभुज हो गया। अब इसमें ये कहना चाह रहा है, इस त्रिभुज में ये बताना चाह रहा है कि दोनों साइड वाले कोण का आंतरिक समद्विभाजक, दोनों जो आपका नीचे कोण है बेस में, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसका आंतरिक समद्विभाजक इधर से गया इसे और एक इधर से गया इसे, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कट जाएगा। और ये वाला कोण आपको दिया हुआ है, ये वाला कोण कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री दिया हुआ। तो आपसे ये कोण पूछ रहा है, यहाँ O है, इसको इधर वाले को B मान लीजिए, ये B मान लीजिए, और ये C है और ऊपर आपका A है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि एंगल BOC कितना होगा। वो जो एंगल होगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एंगल BOC बराबर होता है 90 प्लस एंगल A/2, सामने वाला का। यहाँ हो जाएगा 90, एंगल A कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। तो 80 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी कि सर कहेंगे 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा 130 डिग्री। समझे? हाँ, अगर यही इस तरह से हो जाए, यही आपका फिगर इस तरह से बन जाए, ये फिगर आपको इस तरह से बने, आप ही देखिएगा इसको ध्यान से, इसको थोड़ा भर देते हैं हम, इसको भर देंगे अच्छा लगेगा। अब आ जाइए, अब यही फिगर में आपको बोले कि इसको हम इधर बढ़ा दिए, क्या कर दिए? इधर बढ़ा दिए, तो इसका भी तो आंतरिक कोण कहीं इधर मिलेगा, इसका भी कहीं आंतरिक कोण मिलेगा। अगर हमारा यहाँ A है, A, और ये हमारा B है और ये C है, अब की बार सर इसके बारे में पूछे कि ये कितना आएगा, अगर अब की बार पूछे कि एंगल BOC कितना आएगा, तो अभी फिर वही 90, लेकिन अब की बार एंगल A/2, यानी ऊपर वाला का आधा क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब की बार एंगल A/2 कर देंगे। ठीक है, आइए देखें यहाँ पे, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष में 5% है, ब्याज में है 5% ब्याज में है, रुपए 15 रुपया है, तो वो राशि। अभी देखिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको समझाते हैं हम आपको, सुनिए। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे पैसा दिए किसी को, सुनिएगा ध्यान से, किसी को हम पैसा दे रहे हैं, हमारा प्रिंसिपल मान लेते हैं कि शुरुआत में उसको हम P रुपया दिए, जो भी है 100 रुपया दिए, ठीक है। अब 100 रुपया दिए, अब 1 साल में, पहला साल, अगर शुरुआती के साल में अगर हम 1 साल दे दिए उसको R% पर, तो ब्याज हमें कितना मिलेगा सर? ब्याज जो हमें मिलेगा वो R मिलेगा, R% में R मिलेगा, यानी ये रुपया हमारा 100 प्लस कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है? अब फिर क्या किए, अब यहाँ से फिर अगर हम 1 साल के लिए बढ़ गए, सेकेंड साल में आ गए, ठीक है, सेकेंड साल में आ गए, तो सर अब अभी भी रेट R% है, तो सर 100 का भी R% मिलेगा, 100 का भी R% मिलेगा, इसका मतलब सर फिर R मिलेगा, और सर इस R का भी मिलेगा R%, इस R का भी कितना मिलेगा? R%, यानी कि सर कहेंगे तो R² बटा कितना हो जाएगा? 100। यानी अब जो हमको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? अब जो हमको ब्याज मिलने वाला है वो सर R रुपया प्लस R² बटा 100 रुपया मिलने वाला है। इसका मतलब ये 2 साल में कहें तो पैसा जो 100 रुपया था वो R प्लस R² बटा कितना हो गया सर? 100 हो गया। अब आप खुद देखिए कि अगर आपको 2 साल में, अगर हम इसमें कहें कि 2 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ वो कितना हुआ सर? R प्लस
आर स्क्वायर बटा 100, या हम कहें तो सर 2r बाई आर स्क्वायर बटा 100% हुआ, 100% हुआ। और अगर हम तुमसे पूछे कि 2 साल में केवल SI कितना हुआ, तो आप कहिएगा सर सिर्फ 2r, सिर्फ क्या कहिएगा 2r कहिएगा। और अब पूछे कि इन दोनों के 2 साल के CI और SI, अगर हम पूछे कि ये 2 साल का CI 2 साल का और SI 2 साल का अंतर कितना आएगा, तो कहिएगा सर आर स्क्वायर बटा 100% आएगा। कितना आएगा 100%। तो हमको यही याद रखना है कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल में साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, तो आर स्क्वायर बटा 100% का। उस तरह से इस सवाल को अगर कहे तो सर अगर आप समझिएगा, आपको साफ साफ कह रहा है कि 5%, कितना कह रहा है 5%, तो 2 साल में कितना परसेंट का अंतर होगा ब्याज में, तो 5 के स्क्वायर 25 बटा कितना 100% का अंतर कितना है 15 रुपया के बराबर। अब यहाँ से वह राशि क्या है 100% का वैल्यू पूछ रहा है, कितना का वैल्यू पूछ रहा है 100% का। अच्छा डायरेक्ट इसको 100% बनाने के लिए, इसको 100% बनाने के लिए 25 बटा 100 है, इसको 100 बनाने के लिए तो पहले 4 से गुना कीजिएगा तो 100 कट जाएगा, एगो 100 से आपको गुना करना पड़ेगा ताकि 100 कट, यानी कितना से गुना की 4, 15 चौके यानी कि 400 से। यानी सर अगर कहा जाए तो 15 में गुना करेंगे हम लोग कितना से 400 से, तो 15 छः कितना होगा 60, यानी कि 6000। कितना रुपया का राशि मिला, राशि दिए थे हम 6000। आगे देखो, आगे क्या है, एक टैंक में 2 नल A और B, टेप नल है, टेप A इसे 5 मिनट में भर सकता है और B इसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोले जाए तो टैंक भरने का समय क्या। अच्छा आइए, सिंपल क्वेश्चन ऐसा खूब पूछता है। आपके पास एक टैंक है A, ये जो टैंक है आपको टैंक A जो भर रहा है कितना में भर रहा है, टैंक A 5 मिनट में भर रहा है, कितना भर रहा है 5 मिनट में। और टैंक B इसको कितना भर रहा है 10 मिनट में खाली कर रहा है। क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो माइनस लिख दिए। हम मान लेंगे टैंक का धारिता 10 और 5 का लघुत्तम कितना 10, मान लेते हैं 10 लीटर का क्या है सर टैंक है। अब ये देखिए 5 की स्पीड से, सॉरी 5 मिनट में भर रहा है, यानी कि 2 लीटर की स्पीड से भर रहा है, और ये सर ये 10 मिनट में खाली कर यानी कि 1 लीटर की स्पीड से खाली कर रहा है। यानी दोनों मिला देंगे तो A प्लस बी मिलके 1 लीटर, यानी कि 1 घंटा में 1 मिनट में कितना लीटर खाली करेगा 1 लीटर सॉरी भरेगा। 2 और -1, इसका मतलब दोनों जब चालू किए तो प्रति मिनट 1 लीटर हमारा टैंक भर रहा है। तो इसको भरने में 10 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 10 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, तो 10 लीटर का टैंक माने हैं और 1 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भर रहे हैं, तो कितना मिनट लग जाएगा 10 मिनट। कितना लग जाएगा 10 मिनट। इसी को समझिए आप ये वाला मेथड समझिएगा, आपके पास ज्यादा अच्छा है। ये मेथड देख लिया, फुल कॉमन मेथड है, सब जानता है, आप इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग लिख लिए होंगे, इसके दिन शॉट मार लीजिएगा रोक के, आ जाइए। अब हम आपको एक और तरीका बताते हैं, आप समझिएगा, साफ साफ समझिएगा कि जो टैंक ए है, टैंक ए अगर टैंक की मात्रा मान लेते हैं टैंक है, तो अपने आप में टैंक क्या % होता है 100%। अब समझिएगा एक टैंक ए है, सॉरी टैंक ने नल ए है जो इसे 5 मिनट भरता है। नल ए 5 मिनट में भरता है, कितना भरता है 5 मिनट में फुल, 5 मिनट में फुल, यानी कितना की स्पीड से 20% प्रति मिनट, 20% प्रति मिनट। यानी कि अगर इसको हम चालू करेंगे 1 मिनट तो टैंक कितना भर देगा ये 20%। टैंक कितना भर देगा 20%, क्योंकि 20 बचे 100% हो रहा है। अभी एक और नल बी है, नल बी जो है वो 10 मिनट में खाली कर रहा है, 10 मिनट में क्या कर रहा है खाली कर रहा है। इसका मतलब ये कहे तो 10 यानी कि 10% प्रति मिनट, 10 मिनट में फुल यानी कि 10 दहाई के 100, यानी 1 मिनट में 10% खाली कर रहा है। 1 मिनट कितना खाली कर 10%, तो सर ये अकेले 20% भर रहा है, आई अकेले 10% क्या कर रहा है सर खाली कर रहा है। इसका मतलब सर दोनों को मिला देंगे तो 10% टैंक भरेगा, 10% टैंक भरेगा प्रति मिनट भरेगा, 10% क्या होगा टैंक भरेगा प्रति मिनट। अब इसी टैंक को इसी 10% वाला 10% के स्पीड से 100% टैंक भरने में कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट नहीं लग जाएगा। 10% प्रति मिनट भर रहा है दोनों मिलके, क्योंकि एगो 20% खाली कर रहा है, एगो 10% भर दे रहा है। तो सर उसी से हम कहेंगे कि 10% प्रति मिनट भरने वाला है, 1 मिनट में मात्र 10% भर रहा है, तो 100% भरने में कितना लगेगा 10 मिनट। एक ट्रेन एक खंभे को 8 सेकेंड और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर रहा है। अच्छा को बात बताइए, ट्रेन एक खंभा को पार कर रहा है, इसका मतलब कि ट्रेन यहां साफ साफ करेगी, ट्रेन एक खंभे को कितना पार कर रहा है 8 सेकेंड में।
जब एक ट्रेन एक खंभे को 8 सेकंड में पार कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपना लंबाई 8 सेकंड में चल सकता है। जितना उसका लंबाई है उतना डिस्टेंस वो 8 सेकंड में चलेगा। जितना उसका लंबाई है उतना डिस्टेंस वो 8 सेकंड में चलेगा। अब सुनिए, अब यहाँ साफ साफ कह रहा है कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में चल रहा है। इसका मतलब क्या है सर? 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि अगर वो अकेले चलता वो तो 8 सेकंड लगता। कितना लगता? 8 सेकंड। अगर वो अकेले चलता तो 8 सेकंड लगता, लेकिन 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को जोड़ दिए तो कितना लग गया उसको? 20 सेकंड। इसका मतलब कि केवल 120 मीटर चलने में उसको कितना लग गया है? 12 सेकंड। यानी ट्रेन अगर 12 सेकंड 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को जोड़ दिए तो ट्रेन कितना समय ले लिया? 12 सेकंड। यानी ट्रेन का स्पीड यहां से निकल गया। ट्रेन जो है 12 सेकंड में 120 मीटर यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है। ट्रेन क्या चल रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है। आज जब ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है तो 8 सेकंड में कितना चलेगा? वही ना ट्रेन का लंबाई होगा। ट्रेन का लंबाई जो होगा, यहाँ पूछ रहा है ट्रेन का लंबाई, तो ट्रेन का जो लंबाई होगा वो कितना होगा? 8 गुना 10, यानी ट्रेन जो है 80 मीटर का। ट्रेन कितना मीटर का है? 80 मीटर का। ठीक है। आइए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। यदि जनसंख्या वृद्धि की दर 5% पर एनम हो तो उसी शहर की जनसंख्या 2 साल बाद कितना? सिंपल तरीका हम बता रहे हैं। 5% कहने का मतलब कितना है? 5% मतलब कि 1 बटा कितना? 20। यानी कि जनसंख्या अगर 20 होगा तो बढ़ के कितना होगा? 21। यही बात है यहाँ पे कह रहा है 1,76,000, 1,76,400। अब सुनिए, पहला साल 21 बटा 20 हो जाएगा, अब फिर दूसरा साल 21 बटा कितना है? 20 हो जाएगा। अब आप इसको काट लीजिए, 21 बटा 20 होगा, 21 बटा 20 होगा, इसको काटिए। हम तो कहेंगे 1 2 0 से ही है, निपट गया। फिर 1764 है, 4 से डायरेक्ट काटिए, 4 से तो 4 चौक हमारा 16, 1 4 चौक 16, 4 एकम 4 यानी 441। 441 गुना 441। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 और 1 यूनिट डिजिट 1 आएगा। जीरो आने का कोई चांस नहीं है, जीरो आने का कोई चांस है। लेकिन देखिए बीपीएससी में ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। हम 4 एकम 4 1 तो कह सकते हैं, लेकिन क्या पता इधर कहीं गलती दे दिया हो, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके पास ये भी है। ऐसे तो हमारा अगर ये ऑप्शन है तो इसमें टिक मार देते बिना गुना किए हुए कि यूनिट डिजिट हम कितना कह रहे हैं? 1 और 1, यूनिट डिजिट 1 ले रहे हैं। लेकिन आपके पास ये 2 ऑप्शन भी तो अवेलेबल है, उपयुक्त में से 1 से अधिक। 1 से अधिक तो सही नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ये तो कोई जीवन में नहीं होगी। 1 से अधिक यानी कि इसको भी सही ले रहा, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं। तुक्का नहीं मार सकते हैं, यूनिट डिजिट से तुक्का हम नहीं मार सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे हो सके कहीं चेंज कर दें। लेकिन जानते हैं एक और उपाय है हमारे पास। एक होता है डिजिटल सम, बिना गुना किए हुए। आ जाइए, क्या होता है डिजिटल सम? अंक को जोड़ दे, 4 4 8 है 9, अब फिर इधर 4 4 8 है कितना? 9, यानी 9 आ गया। तो टोटल का भी कितना आएगा? 9 9 81, यानी डिजिटल सम। ये जो सवाल है इसका डिजिटल सम कितना आ गया? डिजिटल सम 9 आ गया। आंसर का भी 9 होना चाहिए। 8 और 1 9, 4 4 8 1 9, यानी कि अब आंसर ही सही है। ठीक है, डिजिटल सम निकाल लीजिए, किसी दिन क्लास लेंगे उसका। 4 साल बाद एक धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 9/10 हो। यहाँ पे कह रहा है कि कोई हम धनराशि को ब्याज पर लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए 4 साल बाद एक धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 9/10 है। ये धनराशि का क्या? यहाँ पे धनराशि का 9/10, इसका मतलब कह रहे हैं कि अगर धनराशि 10 मानते हैं, धनराशि कितना मानेंगे? धनराशि को 10 ही मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 10। तो ब्याज जो मिलेगा, ब्याज वो 9 रुपया मिलेगा। कै साल में सर? 4 साल में। 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 9 रुपया। अच्छा, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में, तो 1 साल में कहिएगा सर 9/4 मिलेगा। तो वही 1 साल का जो दर होता है, ब्याज होता है, उसी को ब्याज दर कहते हैं। सर जी 9/4 मिला कितना रुपया पर? 10 रुपया पर। गुना करते कितना से? 100 से। ठीक है, अब यहाँ रेट परसेंट पूछ रहा है ना, तो रेट परसेंट निकाल लीजिए। क्या कीजिएगा आप उसको यहाँ लिखिएगा 9/4 और गुना 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 100। अब आप कह सकते हैं कि 4 से काट दीजिए 25 बार में। और हम ना अभी क्या करेंगे, ऐसे भी नहीं कटने वाला है, क्योंकि 5 हमारा 4 साल बाद एक धनराशि का साधारण ब्याज, 4 साल बाद, इसका मतलब 4 साल में जो ब्याज है वो 9 रुपया है।
10 रुपया का, यानी 10 रुपया दिए तो 9 रुपया है, 4 साल में 9 रुपया, 1 साल में 9/4, ब्याज दर 9/4/10। ठीक है, 4 से 25 बार में दशमलव में आंसर आएगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। जो भी होगा आप यहाँ 25 से 9 से गुना दशमलव को चिपका दीजिएगा। ठीक है, अब ये सवाल जो हम उस दिन किए थे उसी का दूसरा वर्जन है। यहाँ पे साफ साफ करा है 2 पुरुष 3 बालक मिलकर एक काम को 6 दिन में। देखिए यहाँ पे 2 पुरुष यानी कि 2 मेल लिखेंगे, कभी भी टाइमर वर्क में अगर बोले 2 पुरुष तो हम 2m लिखे, तो m का मतलब हुआ कि एक आदमी के काम करने का क्षमता, एक आदमी के काम करने का स्पीड, या तो प्रति यूनिट, या तो प्रति घंटा, या तो प्रति दिन, या प्रति मिनट। अगर दिन में सवाल है तो प्रति दिन निकलेगा, अगर मिनट में सवाल है तो प्रति मिनट होगा, अगर घंटा में सवाल है तो प्रति घंटा ले। यहाँ पे एक आदमी, 2 पुरुष यानी 2 गो मेल और 3 बालक यानी कि 3 गो चिल्ड्रेन। 3 बालक मतलब 3 गो 3 चिल्ड्रेन, ये दोनों मिलके कितना दिन काम किया? 6 दिन। ये काम किसके बराबर है? 8 पुरुष यानी 8 मेल और 2 गो चिल्ड्रेन के कई दिन के काम के बराबर है? 2 दिन के। ये दोनों बराबर हो गया। अब कह रहा है कि पुरुष और बालक के कार्य का अनुपात, यहीं से निकलेगा पुरुष और बालक के कार्य का अनुपात। कैसे? ये काट दीजिए इसको, 2 से कट जाएगा क्या बार में? 3 बार में। 3 से गुना करें 6m होगा और 3 तिहाई 9c होगा, इधर 8m होगा और प्लस 2c होगा। अच्छा, m को इधर ले जाइए और c को इधर लाइए, तो 9c माइनस 2c और सर 8m माइनस कितना? 6m, तो 9c 2c कितना आएगा? 7c आएगा और यहाँ 2m आएगा। तो आप देख लीजिए कि c से m का रेशियो चाइल्ड और m 2 अनुपात कितना? 7। लेकिन आंसर में क्या पूछ रहा है? 5 बालक था ना, यहाँ 8 पुरुष और 5 बालक, सॉरी यहाँ पे 5 बालक होगा, ये 5c होगा, तो 5c होगा तो उसके हिसाब से फिर चेंज करना पड़ जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 6m होगा और प्लस में 9c होगा और यहाँ 8m प्लस में 5c होगा। इधर लाइए तो 9c माइनस 5c और 8m माइनस में 6m, तो कितना आ जाएगा हमारा? 4c और ये हो जाएगा हमारा 2m। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि इस उल्टा होता है। आप अगर 2c इक्वल टू m लिखा हुआ है ना, 2c इक्वल टू m लिखा हुआ है, तो आप इतने समझिए कि इसका इधर वाला अपोजिट कर दीजिए। m का सर कितना हो जाएगा? सॉरी, जो इधर है मैन का 2 हो जाएगा और इसके साथ कितना है सर? 1 है। यहाँ 2 है तो मैन का इफिशियंसी हो जाएगा 2 और इसके साथ 1 है तो चाइल्ड का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 2 अनुपात कितना आएगा? आंसर 1 आएगा। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान है, ऊंचाई समान है। अच्छा, शंकु और अर्धगोला और बेलन, आप इतना समझिए, आपके पास एगो शंकु है, आपके पास एक शंकु है, ये आपका शंकु हुआ, ये आपका, उसके बाद अर्धगोला, उसका क्या है हमारा? अर्धगोला, ये समझ लीजिए कि अर्धगोला हुआ, और उसके बाद एक बेलन हुआ। एक क्या हुआ? ये बेलन हुआ। एक हमारे पास क्या हो गया? ये बेलन हुआ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अर्ध शंकु, अर्धगोला और एक बेलन के आधार समान है। आधार समान है कि त्रिज्या सबका समान, जितना रेडियस इसका होगा उतना ही रेडियस इसका होगा, उतना ही रेडियस इसका होगा। और कह रहा है कि उसका ऊंचाई समान है, इसका ऊंचाई कितना है? हाइट, तो ई होगा। और सर शंकु का ऊंचाई भी कितना होगा सर? ये भी h होगा सर। और अब खुद देखिए, यहाँ जो इसका ऊंचाई होगा, ऊंचाई अर्धगोला का ये ऊंचाई हुआ और ये रेडियस होगा, तो सर इसमें संयोग से इसका ऊंचाई ये जो h होगा वो सीधा ही रेडियस के बराबर हो जाएगा। क्या रेडियस के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो वो रेडियस के बराबर होगा। अब यहाँ से कह रहा है कि तो सर इसका मतलब कि ये जो हाइट h आप ले रहे हैं ये भी रेडियस होगा सर, और यहाँ जो आप ले रहे हैं सर ये भी क्या होगा सर? रेडियस होगा। अब यहाँ कह रहा है कि आयतन का अनुपात, इसका आयतन क्या आता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका आयतन क्या आता है? 4/3 पाई r क्यूब, और इसका कितना आता है? पाई r स्क्वायर h। आप खुद देखिए, r और h तो सब बराबर है सर, तो यहाँ पे ये देखिए r और h ये भी r क्यू बन जाएगा, ये ऑलरेडी r क्यू है और ये भी r क्यू है, तो सब आपस में क्या हो जाएगा सर? कट जाएगा।
पाई 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 भी कट जाएगा। तो इसमें क्या बचा, इधर 1/3 बचा, और इधर कितना बचा सर, 4/3 बच गया, और इधर कितना बच गया सर, 1 बच गया। ये 3 हटेगा, 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि सर ये 1 होगा, ये 4 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा सर हमारा 3, यानी कि इनके आयतन के अनुपात कितना हो जाएगा, 1:4:3 हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में कोई सही बना देगा, उस पर ध्यान रखना, गलती कहाँ करेगा कि बेलन का आधार समान और ऊंचाई समान है। एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन का आधार समान और ऊंचाई समान है। ये जो ऊंचाई को समान बोल दिया, तो इसको आप इसका ऊंचाई मानिएगा कि नहीं मानिएगा, इसका ऊंचाई आपको इसको ही मानना पड़ेगा। और ये आप जानते हैं कि अर्धगोला कैसा भी हो, उसका ऊंचाई और रेडियस बिल्कुल सेम। जब इसका ऊंचाई r होगा तो इसका भी ऊंचाई r होगा, और इसका भी ऊंचाई क्या होगा, r होगा। यही वजह से r² भी हमारा क्या बनता है, r³ बनता है। तो यहाँ भी r³ है, यहाँ भी r³ है, यहाँ भी r³ काट दिए, पाई 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 सबका काट दिए। यहाँ 1/3, यहाँ 4/3, और यहाँ 1, 1/3, 4/3, 1। रेशियो में आंसर ये नहीं होता है, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई के सब में, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, 3 से कि कट जाएगा 3, यानी 1, 4 और 3 उपयुक्त में से कोई नहीं, 1, 4, 3 होगा आंसर। आगे आइए, 10% की दर से 1000 का चक्रवृद्धि ब्याज ₹210 बनने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या है। अब देखिए यहाँ पे, अगर ये ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता तो आप सीधे बोलते हैं कि 10% जो 1000 कितना होगा, 100। आप इतने समझिए कि अगर कोई भी राशि है 1000, 10% निकालना है तो 1 जीरो खत्म कर दो, चाहे वो 2200 हो, 10% निकालेंगे तो 1 जीरो खत्म। और अगर जीरो नहीं हो, 3, 8, 5 हो, तो 10% निकालेंगे तो 38.5, एक अंक बाद दशमलव चिपका देना। 10% निकालना आसान होता है, लास्ट से 1 जीरो क्या कर देना है, खत्म कर देना है। लास्ट से 1 जीरो क्या करना है, खत्म करना है। 10% की दर से 1000 का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये। अच्छा, 10% से ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे तो 100, तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल में 200 हो जाएगा। तो सर 2 साल में जब साधारण ब्याज 200 है, अच्छा साधारण ब्याज 3 साल में 300 हो जाएगा, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 साल और 3 साल के बीच में रहना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कभी 3 साल नहीं जाएगा, यानी कि ई भी नहीं जाएगा, ई भी नहीं जाएगा, आंसर ही बचेगा, और यही होगा। लेकिन इसको वजह से हम लोग डायरेक्ट उसको नहीं बोल सकते। अब आ जाइए ना कि अगर आपको ब्याज निकालने आता है, एक ऑप्शन ये है ना 2 साल, 2 साल में चेक कर लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज, निकाल दीजिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल, हम आपको निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मान लेते हैं कि सर ये आपके पास 1000 रुपया है, अगर पहला साल निकालेंगे, पहला साल, तो इसका 10% मिलेगा, इसका कितना मिलेगा, 10%, यानी 100 रुपया मिलेगा। और दूसरा साल निकालिएगा तो ये 100 रुपया तो मिलवे करेगा, इस 100 पर भी 10% मिलेगा, तो 100 पर 10% यानी कि 10 रुपया। अभी 2 साल में जोड़िए ना, कितना आ गया, 210 रुपया नहीं आया, 2 साल में 210 रुपया आया कि नहीं आया। यही सब सीखेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में निकालना, इसको ट्री मेथड कहते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 साल आंसर हो जाएगा। तुक्का नहीं मारिएगा, क्योंकि यहाँ यही दिक्कत करता है। आपको लगता है कि सर उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है, तो ये सर बहुत दिक्कत करता है। जब सॉल्यूशन वाला सवाल होता है ना, तो तुक्का आप वहाँ पे यूनिट डिजिट, डिजिटल सम नहीं मार सकते, क्योंकि एक और ऑप्शन यहाँ पे नीचे तैयार है। यदि किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 10 गुना है। अच्छा, बहुभुज कैसा, आंतरिक कोण हमारा अगर मान लेते हैं कि सर ये बाह्य कोण है, ये अंदर का कोण है, तो ये बाह्य कोण है, दोनों का सम यानी इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल मिलाए कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये x होगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंदर वाला 10x होगा, कितना होगा, 10x। यानी अगर कहा जाए तो 10x प्लस में x इक्वल टू 180, यानी 11x बराबर कितना हो जाएगा, 180, यानी x बराबर 180 बटा कितना होगा, 11। अच्छा, जानते हैं बहुभुज में अगर आपको लिखा मिले, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, किसकी संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या निकालना है तो लिखेगा 360 बटा बहिष्कोण। 360 बटा कौन सा कोण, बहिष्कोण, यानी बाहर का कोण। तो 360 बाहर का कोण कितना है, 180 बटा 11, 180 बटा कितना, 11। इससे कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। अब घुमा देंगे ऊपर जाएगा तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 11, यानी 22 भुजा। कितना भुजा होगा सर, 22 भुजा। कितना भुजा होगा, 22 भुजा। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा सर, 22। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पे 360 बटा बहिष्कोण। आगे है 12,560 के विक्रय मूल्य पर 12.5% के छूट के बाद एक सामान को बेचा जाना चाहिए तो उसका मूल्य कितना आएगा। देखिए 12,560 के विक्रय मूल्य पर, यानी कि उसका
सामान को उसका मूल्य कितना, अच्छा विक्रय मूल्य कितना दिया इसका 12,000, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। अच्छा 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% यानी कि 1/8, यानी 8 रुपया का सामान था तो डिस्काउंट देके कितना हो जाएगा सर, 7 रुपया। यही होता है मार्किंग प्राइस, यही होता है सेलिंग प्राइस। कितना हो जाएगा, 1 रुपया का डिस्काउंट मिला। सेलिंग प्राइस कितना दे है, 12,000, 12,000 कितना है 560, 12,000 कितना 560। देखिए तो 7 का गुना हो गया, 7 एकम 7 बच गया 5, और उधर से कितना हो जाएगा हमारा 5, 7 सत्ते 49 बच गया कितना हमारा 6, और फिर 6, 9 सत्ते 63, और फिर कितना बच जाएगा हमारा, फिर कितना बच जाएगा, फिर 3 कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा क्या। डिस्काउंट मिलने के बाद कितना आ रहा है 12,560 है, और 12% की छूट के बाद एक सामान को बेचा है, उसके मूल्य क्या है 12,560 के विक्रय मूल्य पर 12% की छूट के बाद बेचा जाना चाहिए। जानते हैं, हमको लगता है ना कि यहाँ पे अंकित मूल्य होना चाहिए, और उस अंकित मूल्य पर 12.5% का छूट में देना चाहिए, यानी कि 12.5% का छूट यानी 1/8, सामान कितना बेचेगा 7/8 पर। तो 12,560 का 7/8 निकालिए तो कितना आंसर आ रहा है। अगर हम इसको आराम से काटे तो 8 एकम 8 4 बचेगा 5, और फिर हमारा 8 बचे 40, फिर 5 बचेगा 6, 8 सत्ते 56, फिर बचेगा हमारा कितना, फिर 4 आ जाएगा। गलती काट रहे हैं क्या, गलती काट रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, एक ऑप्शन है ना हमारे पास, इनमें से कोई नहीं। 12,560 का 7/8 निकाल दीजिए, तो 12,560 का अगर हम 8 से करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 एकम 8 4 बच जाएगा, क्या बचेगा 4, तो 8 एकम 8 बचेगा हमारा 4, उधर से हमारा 5, यानी कि 8 बचे 40, फिर बचेगा 5 6, फिर 8 सत्ते 56, अच्छा इतना बार में कट गया, यहाँ हो गया हमारा 7। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करिएगा तो 0, 7 सत्ते 49 के 9, 9 0 है, लेकिन आगे करते हैं हम इसको, 7 पचे 35 4, 39 के 9 हाथ में 3, 7 एकम 7 3 10, यानी कि 10,990। यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ विक्रय मूल्य नहीं होगा, यहाँ पे एमपी होगा, ठीक है, उस पर डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक छड़ को पिघलाने पर व्यास 10 सेंटीमीटर और लंबाई 1.4 मीटर कितनी छड़ें बनेंगे। यहाँ पे 2 छड़ जब पिघलाएगा, समझना कैसे बनाते हैं, एक जिसको पिघला रहे उसका आयतन निकालें, पिघला रहा है 7 सेंटीमीटर लंबाई और 10 मीटर की एक चौड़ाई, यानी एक लंबा है, क्या है, एक छड़ 7 सेंटीमीटर लंबी और 10 मीटर की एक छड़ को, अच्छा यहाँ पे छड़ के बारे में क्या, त्रिज्या है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या वाला है 7 सेंटीमीटर हमारा, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और लंबाई इसका 10 मीटर, लंबाई कितना है इसका 10 मीटर, ठीक। अब इसको पिघलाएंगे, इसको पिघलाएंगे तो इसका आयतन कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर और लंबाई का 10। आप पिघलाएंगे उसको बराबर लिखेंगे, एक्स कै गो संख्या तो एक्स लिखेंगे, और पिघलाएंगे किसमें पिघला के बना रहे हैं, पिघला रहे हैं 10 सेंटीमीटर व्यास, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, और लंबाई 1.4 मीटर, 1.4 मीटर, 1 पॉइंट कितना मीटर है 4 मीटर, तो 1.4 मीटर है, पाई गुना 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुना 10 मीटर है, और यहाँ पे पाई गुना इसका 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुना में कितना 1.4 मीटर है, और यही x हो गया, इसको x कर देंगे। अब यही x का वैल्यू निकाल देंगे, छड़ की संख्या क्या होगा, इसलिए बोलते हैं कि जिसको पिघला रहे हैं उसको भाग देंगे जिसको बना रहे हैं, अपने आप संख्या निकलेगा, वही गुना में x होता है। अब आप यहाँ से क्या करिएगा, दोनों जगह सेंटीमीटर, पाई से पाई काट देते हैं, 7 सत्ते 49, ये 10 मीटर को सेंटीमीटर चेंज करो, 1000 सेंटीमीटर, 1000 हो गया, यहाँ हो गया 25, यहाँ 140 सेंटीमीटर चेंज कर दिया। अब काट लो, अब तो इसको काट ही सकते हैं, और इंटू में हमारा क्या है सर, x काट के x निकाल दीजिए। हम 1 0 से 1 0 काट लिए, 25 से 4 बार में काट लिए, और ये 7 सत्ते 49, और ये 7 दूना 14, 2 से कटेगा 2 बार में, 49 से गुना कर देंगे, 7 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14, आंसर कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अभी हम इसलिए नहीं रुकते हैं इस क्लास में, बात करते हैं चाहे कोई भी चीज़, कि इसको खत्म करके वो चैप्टर बाय जाएंगे, जब चैप्टर बाय जाएंगे स्लो हो जाएंगे, जब चैप्टर बाय जाएंगे तो थोड़ा स्लो, क्योंकि स्लो पढ़ेंगे समय आपका नहीं है। आप देखिए कि जो आपका बीपीएससी अभी कैलेंडर जारी किया है, बीपीएससी जो अभी कैलेंडर जारी किया है
उसमें आपका 2 सेक्शन बना हुआ। अभी जो कैलेंडर है उसमें डेट आदमी बच्चा जो है तीन डेट के पीछे चर्चा करता है, 3 डेट उस खोजता है। अभी वाला में एक बीपीएससी 72 72वीं का डेट खोजा, उसके बाद एईडीओ पे जाके फोकस किया, एईडीओ पे, और उसके बाद टीआरई 4 पे फोकस किया, टीआरई 4 पे। इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, सीधा टीबीडी लिखा हुआ, यानी कि टू बी डिसाइडेड, टू बी क्या डिसाइडेड। और ये भी टीबीडी में था, यानी कि ये भी इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन जैसे ही कैलेंडर जारी हुआ उसके 6 घंटा बाद, उसके 6 घंटे बाद अगर आप बीपीएससी के फेसबुक पे देखोगे, बीपीएससी का जो ऑफिशियल फेसबुक है उस फेसबुक पर अगर देखे होंगे तो हमारा डेट जो है बीपीएससी का 25 अक्टूबर 2026, जो कि हमारा क्या है सर, संडे है, जो कि हमारा क्या है सर, संडे। साफ साफ बोला कि बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है 25 अक्टूबर 2026 को होने वाला। मतलब दिन में डेट खाली था, रात में डेट भर गया। उसी तरह से इसी भी मत सोचना कि ये जो एईडीओ है और ये बीपीएससी है ये टू बी डिसाइडेड है, सॉरी बीपीएससी टीआरई टू बी डिसाइडेड है, डेट आ सकता है। लेकिन अभी अगस्त तो छोड़ ही दीजिए, सितंबर, हमको लगता है कि बीपीएससी के पास जो अक्टूबर का दिन है, अक्टूबर शुरुआत से लेकर 25 अक्टूबर तक इसके पास काफ़ी दिन है, उसमें आराम से वो बीपीएससी क्या करा लेगा, एईडीओ करा लेगा और टीआरई भी करा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन अगर आता है तो नोटिफिकेशन के 40 दिन बाद, यानी कि ये नवंबर में हमारा टीआरई जा सकता है। अच्छा, इसमें एक और सवाल है कि इसमें जो साफ साफ है कि 2 फेज एग्जाम में, कितना फेज एग्जाम में, 2 फेज एग्जाम में जो है, 2 फेज एग्जाम में एईडीओ को लिखे हुए था, एईडीओ लिखे हुए था, और बीपीएससी टीआरई 4 लिखा हुआ था, टीआरई 4। और 2 फेज में जो सेकेंड फेज जिसको हम लोग मेंस कहते हैं, उसमें रिटेन लिखा हुआ था। क्या हुआ था, रिटेन लिखा हुआ था, रिटेन। मेंस क्या था, रिटेन। अब यहाँ सारा बच्चा कंफ्यूज है कि क्या सर मेंस रिटेन लेगा टीआरई। अब सुनिए कि टीआरई मेंस रिटेन लेगा कि नहीं लेगा, इसके पीछे लॉजिक है। और रिटेन कभी नहीं लेगा टीआरई, कभी नहीं लेगा। हम बता रहे हैं क्यों नहीं लेगा, देखिए समझिए, उसको भी समझ सकते हैं आप। आपके पास लगभग हम अगर बात करें तो सर बीपीएससी जो प्री जिस तरह से लेगा वो सीट लगभग मान लेते हैं 33,000 कुछ समथिंग है। अगर आप 30,000 ही मानते हैं, कितना मानते हैं, 30 के ही मानते हैं, तो मेंस के लिए जिसको रिजल्ट देगा, मेंस के लिए जो रिजल्ट देगा, अगर हम अभी बात करते हैं मेंस के रिजल्ट पे, तो सर अगर समझते हैं ये 30,000 का अगर 3 गुना भी देगा तो 90,000। अगर 30 गुना का 4 गुना भी देगा तो कितना देगा, 1,20,000। अगर वो 30 गुना का 5 गुना देगा तो 1.5 लाख इतना रिजल्ट उसको देना पड़ेगा मेंस के लिए। अब ये 1.5 लाख रिजल्ट ये देगा, कितना देगा, 1.5 लाख। सीट अगर 40,000 कर दे तो ये आ जाएगा हमारा, सीट अगर 40 कर दे तो अगर जहाँ ये 30 गुना है, अगर 40 कर देगा तो 1,60,000 बच्चा होगा। अगर ये 30 में सॉरी 1,20,000, आई 1 लाख कितना हो जाएगा, 60,000, और यहाँ 2 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए कि 2 लाख बच्चा का अगर मेंस कराता है, 2 लाख बच्चा का अगर मेंस कराएगा, कॉपी कौन चेक करेगा, उसका कॉपी कौन चेक करेगा। इसका कॉपी चेक करना संभव है, कितना दिन में कॉपी चेक करेगा, 4 साल कॉपी चेक करना है। 2 लाख बच्चा का ऐसे चेक करेगा तब तो पूरा बिहार के टीचर को जब इधर उधर कर नहीं सकते, बिहार बोर्ड का एग्जाम है नहीं कि आंसर शीट धरा देंगे और सब जाके कॉपी चेक कर देगा। इसको चेक करने वाला टीचर भी में एबिलिटी होता है, ये नहीं कि 9, 10, 6 सेट के बच्चा को उठा के टीचर को उठा के बोलेंगे बीपीएससी कॉपी चेक करो। तो इसका मतलब कि इसका कॉपी चेक करना संभव नहीं है। अच्छा, चेक करके 2 महीना में रिजल्ट देना 3 महीना संभव नहीं है। 2026 में लेगा एग्जाम ना, 2026-27 में एग्जाम लेगा तो मेंस क्लियर करते करते 28-29 हो जाएगा। स्पीड बढ़ाएगा तो पूरा मास्टर को लेके जाएगा। कहाँ, ये संभव लॉजिक नहीं है। जहाँ तक हमको लगता है कि ये कॉपी चेक कर लेना संभव नहीं। तो इसका जो है ना, जिस तरह से आप देखे होंगे, अभी इसके पहले एग्जाम हुआ था ना एएसओ का, शायद एएसओ में दोनों एग्जाम में शायद क्या था, रिटर्न था एएसओ में, हो सकता ध्यान नहीं था शायद उसमें, लेकिन इसमें रिटर्न नहीं लेगा। 2 अलग अलग तरीका का होगा, वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। दरोगा का प्री मेंस होता है,
दोनों प्री मेंस में ऑब्जेक्टिव है ना, उसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव है। हाँ, रिटेन एईडीओ में हो सकता है, एईडीओ में रिटेन हो सकता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 935 सीट है, इसका रिटेन हो सकता है। तो एईडीओ के एग्जाम में रिटेन 100% पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन अगर बीपीएससी टीआरई 4 में रिटेन करवाए मेंस में, वो पॉसिबल नहीं है हमको जहां तक लगता है। अब बीपीएससी के आयोग के दिमाग में क्या है, उसका क्या तरीका होगा अगर मेंस रिटेन कराएगा तो, नोटिफिकेशन आने के बाद सिलेबस भी पता चलेगा कि टीआरई प्री में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज किस तरह से लिया जाएगा, वो सब आप नोटिफिकेशन के बाद ही, तब तक इंतजार कीजिए, वो भी देख लिया जाएगा। फिलहाल हम ये 2 बात बोल सकते हैं कि टीआरई में मेंस में रिटर्न नहीं होगा, एईडीओ में मेंस में रिटर्न हो सकता है, आइए क्वेश्चन पे छोड़े थे क्या क्या था, यदि एक समकोणी षटभुज याद है, यदि एक समकोणी षटभुज की भुजा 8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना। अरे षटभुज का मतलब क्या होता है, षटभुज का मतलब क्या होता है, षटभुज इसमें है, इस फिगर में षटभुज नहीं, जब इस फिगर में षटभुज नहीं है तो हम बनाते हैं। ये रहा आपका षटभुज, जिसका 6 भुजा आपस में क्या हो, बराबर होना चाहिए। समकोण मतलब बराबर कोण, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। अब कह रहा है कि षटभुज की भुजा 8 मीटर है, भुजा कितना है, 8 मीटर है। ये हमारा 8 हो गया, ये भी हमारा 8 हो गया, ये भी हमारा 8 हो गया, ये भी हमारा 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। अच्छा, जानते हैं इस क्षेत्रफल बड़ा सिंपल है, एक एगो एन का दूसरा हमारा, फिर हमारा तीसरा, फिर चौथा, 1 2 3 4 5 6, 6 गो समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, 6 गो समबाहु त्रिभुज होता है, 6 समबाहु त्रिभुज। षटभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो 6 गो समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, 6 समबाहु त्रिभुज, यानी 6 समबाहु त्रिभुज कहता है √3/4 a², यानी हो जाएगा 6, फिर से √3/4, साइड कितना है सर इसका 8, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 छक 96, यानी कि सर 96√3 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 96√3। हो रही है, इधर देखिए, ये क्या है, एक बेलनाकार पाइप की लंबाई 70 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 2.2 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर घनफल पाइप का वजन 10। अच्छा, वजन निकालना है। जानते हैं जब भी इस तरह का फिगर आए तो वजन जो होगा ना, वजन जो है आयतन निकाल के प्रति मीटर क्यूब का वजन से गुना कर देंगे। प्रति मीटर क्यूब का वजन, सेंटीमीटर क्यूब का वजन जो भी देगा वो गुना कर देंगे। अच्छा, आयतन इसका निकले, बेलनाकार पाइप की लंबाई। अच्छा, पाइप का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाइप के आयतन का फॉर्मूला πr² होता है। अच्छा, पाई का वैल्यू 22 बटा कितना लिखते हैं, 7 लिखते हैं, और रेडियस कितना है, रेडियस व्यास 2.2 है तो रेडियस 1.1 होगा, तो 1.1 गुना 1.1 होगा। फिर इसका लंबाई कितना है सर, 70। अच्छा, यहीं से बड़े सब सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन कितना है, 10, कितना गुना 10, टोटल वजन, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है, 10 ग्राम। तो सर इतना आयतन का वजन कैसे निकालेंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से गुना कर दिए, क्या दिक्कत है। अब गुना किए हैं तो काट कूट कीजिए ना, 70 से ही 10 बार में कट जाएगा, कटेगा, यानी कि सर 22, एगो 10 गुना होके सर 11, एगो और गुना होके 111, यानी 22 गुना कितना, 121। 2 है, यूनिट डेट 2 गो में है, ठीक है, गुना कर लीजिए। 22 से कम 1 होगा, 22 दूना 44 और 1 45, 22 से कम 22 का 2 होगा, 22 से कम 22 का 2 होगा, हाथ में 2, 44 से 2 46 के 2 हाथ में 4, 22 से कम 22 4 26, यानी कि 2662, ऑप्शन नंबर ए। द्विघात समीकरण, ये तो सिंपल है, ये क्या पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें जो पूछ रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो -b यानी -5√3, a का वैल्यू कितना है 2, क्या हो जाएगा, जोड़ों का गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछा था, c/a,
सी का वैल्यू 6, ए का वैल्यू 2, आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, आगे है यदि एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर 1720 चक्कर। अच्छा, दूरी कैसे निकालते हैं, जितना चक्कर 1720 गुना परिधि, एक परिधि एक दूरी, सब फिर 1700 कितना है हमारा 1720 चक्कर लगाते हैं। एक चक्कर में एक परिधि तो 1720 चक्कर में 1720 परिधि, 1720 परिधि है तो आप 1720 गुना 1720 गुना 2 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस 70 नहीं 35 है, यहाँ 35 कर दीजिए। अब इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 1720 गुना 2 गुना 22 गुना कितना 5, तो आप गुना कर दीजिए 5 दूना 10 अब 22 दूना 44, यानी 17,200 हो गया, क्योंकि हम इधर से गुना कर दीजिए किससे 5 दूना 10 से गुना कर दीजिए, अब 22 बच गया हमारा। अब 22 से गुना कर दीजिए, 22 दूना 44 के 4 हाथ में 2, 22 सत्ते 154 और 2 56, हाथ में 15, 22 से कम 22 और 15 कितना देगा 37, गलती किएगा 84 होगा। हाँ हाँ, 22 दूना 44 के 4 हाथ में कितना हो जाएगा 2, 22 100 हाँ ठीक है वहाँ 84 हो जाएगा, 4 में जोड़ना था इसमें, यानी कि 3700 कितना हो जाएगा 84 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे 20 कुर्सी को बेचने पर, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको समझेंगे हम। ये क्वेश्चन अगर अभी समझ लेंगे, ऐसा पूछेगा तो आप बना लेंगे, जरूरी नहीं कि इसके लिए चैप्टर पढ़े, चैप्टर प्रॉफिट लॉस में पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसमें साफ साफ कह रहा है 20 कुर्सी को बेचने पर हरि को 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो अगर 20 कुर्सी को बेच रहे हैं, 20 कुर्सी का सेलिंग प्राइस मिलेगा हमको, 20 कुर्सी को बेचेंगे तो 20 कुर्सी का सेलिंग प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 20 कुर्सी को बेचने पर 20 कुर्सी का सेलिंग प्राइस मिलने वाला है, 20 कुर्सी को बेचने पर 20 कुर्सी का सेलिंग प्राइस मिलेगा। अगर वो सेलिंग प्राइस 20 कुर्सी के सीपी के बराबर तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गए। अगर वो कुर्सी का सेलिंग प्राइस उस कुर्सी के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। अब कह रहा है कि हमको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 5 कुर्सी के, यानी कि प्रॉफिट जोड़ेंगे यहाँ 5 कुर्सी के एसपी के बराबर। अगर बोलता लॉस हुआ तो माइनस करते हैं, यहाँ 5 कुर्सी के एसपी के बराबर, एसपी उठा इधर लाइए, 20 एसपी माइनस 5 एसपी बराबर 20 सीपी, तो 15 का एसपी इक्वल टू सर 15 का एसपी इक्वल टू 20 का सीपी। तो सर एसपी से सीपी का रेशो निकलेगा 20 बटा कितना सर 15, इसका मतलब 4 बचे यहाँ 3 बचे, यानी कि 4 बटा कितना सर 3 का। प्रॉफिट क्या परसेंट हुआ वो पूछ रहा है। अब आप देखिए ना 3 के समान था, 3 रुपया का सामान बेचा कितना में 4 का, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 का कितना पे 3 पे, परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुना, यानी कि 33 1/3%, यानी 33.33%। ऑप्शन नंबर ए। आइए, एक शंक्वाकार तंबू को 50 मीटर चौड़े कपड़े से बनाने के लिए यह आसान क्वेश्चन है, बना सकते फॉर्मूला से है। आगे आइए, किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना है तो आप देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2448 है, उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना। अच्छा धनराशि का 4% है, सुनिएगा अगर 4% पर हमारा 2 साल का केवल एसआई निकालना है सिंपल इंटरेस्ट तो 8%, और 2 साल का अगर सीआई निकालना है तो ऐसे 4 + 4 गुना इसका फॉर्मूला हो जाएगा a + b प्लस ab बटा 100%, यानी कि पहला साल क्या परसेंट तो 4%, दूसरा साल क्या परसेंट तो 4%, दोनों मिला दोनों साल में क्या परसेंट 4 गुना 4 बटा में कितना हो जाएगा 100 यहाँ %, यानी कि सर 4 4 8 है ना, 4 4 कितना 16, यानी कि सर 8.16% ब्याज मिलेगा उसको 2 साल में, और वो ब्याज कितना के बराबर है तो 2448 रुपया के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज यानी कै % का वैल्यू पूछ रहा है 8% का, तो इतना का वैल्यू पता हो गया तो 1% का नहीं निकाल सकते हैं, 2448 बटा 8.16, और 8% का निकालेंगे तो क्या करेंगे 2448 बटा 8.16 गुना में कितना हो जाएगा 8। अब भाग दीजिए ना, भाग दीजिए तो
अगर 8 में 3 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48, 8 चौक 16 तिया 48 और 8 3 24। ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है। अगर ये 816 ना हो के अगर ये 816 होता तो कितना बार में कटता सर हमारा? 3 बार में। लेकिन नीचे दशमलव है तो 300 बार में, यानी कि सर 300 गुना कितना हो जाएगा? 8, यानी कितना हो जाएगा सर? 2400। कितना हो जाएगा आंसर सर? 2400। चलिए, 200 लीटर मिश्रण में 15% शेष दूध है। 200 लीटर के मिश्रण में 15% तथा शेष दूध है। ये 15% क्या है? दूध के कितनी और मात्रा रहेगी ताकि 200 लीटर मिश्रण में 15% तथा शेष दूध है। दूध के कितनी और मात्रा डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 87 पॉइंट, अच्छा 15% और दूध है, इसका मतलब कि बाकी 85% जो है हमारा क्या है? 85% क्या है हमारा? वो 85% हमारा पानी है क्या? ऑप्शन क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा था इसका? कितना नंबर क्वेश्चन था? 139, 150। In 200 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द अमाउंट ऑफ वाटर इज 15%। इसमें जो है पानी का मात्रा 15%। आ जाइए, 200 लीटर मिक्सचर में पहले पानी का मात्रा कितना परसेंट है? 15%। अच्छा, 15% अगर हम इधर लिखते हैं वाटर और इधर लिखते हैं मिल्क, तो ये 15% पानी है तो मिल्क का परसेंट है 85%। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? रेशियो में ले लेते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं 3 पचे 15 और 17 पचे कितना? 50। ठीक है। अब कह रहा है कि अब इसमें दूध की कितनी मात्रा डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 87.5% दूध रहता है। अच्छा, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। अब 12 से 84 यानी कि 87.5% का होगा 7/8। कहने का मतलब है कि इसमें कितना और दूध डाला जाए कि परिणामी मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए। अगर मिश्रण का मात्रा 8 होगा तो इतना परसेंट का मतलब कितना होगा? 7 होगा। इसका मतलब मिल्क कह रहा है आपको 7 करने के लिए, अब पानी कह रहा है आपको 1 करने के लिए, तभी 7/8 क्या होगा? मिल्क होगा। यानी आगे कह रहा है कि मिल्क कितना कर देना है? 7, अब पानी कितना कर देना है सर? 1। पानी कितना कर देना है सर? 1 कर देना। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें अगर पहले वाले मिश्रण में ये सिर्फ दूध डाल रहा है, क्या डाल रहा है? सिर्फ दूध डाल रहा है। पहले वाले मिश्रण में सिर्फ दूध डाल रहा है, यानी ये जो रेशियो है मिल्क और वाटर मिल्क का और ये और वाटर मिल्क का, तो इसमें सर सिर्फ दूध डाल रहा है, पानी तो नहीं डाल रहा। तो सर दूध डाल रहा है तो पानी नहीं बदलना चाहिए। पानी 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो सर इस 3 को हिसाब से इसको 3 करेंगे, तो नीचे वाला को जो हम 3 करेंगे तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। इधर भी कितना से करेंगे? 3 से। आइए, पहले दूध कितना था? 17 यूनिट, अब कितना कर दिए? 21। आप कितना दूध भराए हैं? 4 यूनिट। आ जाइए, 17 और 3 20, टोटल मिक्सचर हमारा कितना है? 20। इस 20 का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? 200 लीटर। कितना दिया हुआ है? 200 लीटर। कै गुना कर दिया? 10 गुना। तो आपसे इस 4 का वैल्यू पूछ रहा है, इस 4 का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे गुना करेंगे? 4 से। तो कितना हो जाएगा? सॉरी 10 से। तो 4 दाही कितना हो जाएगा सर? 4 दाही हो जाएगा 40 लीटर। यानी कितना हम लोग दूध डाले होंगे सर इसमें? 40 लीटर। 3, अच्छा इसका 3 गोलीय त्रिज्या, 3 गोलीय गेंद की त्रिज्या 6, 8, 8 सेंटीमीटर है। इनको पिघलाकर 12 सेंटीमीटर वाला एक बड़ा गोला बनाया गया। तो आर का मान, अच्छा एक गोला है छोटा ये वाला, फिर एक ये वाला, फिर एक ये वाला,
और इसको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया। क्या बनाया? इसका जो है त्रिज्या 6 है, इसका त्रिज्या 8 है, इसका त्रिज्या कितना है हमारा? इसका त्रिज्या r है। तो सर इसका त्रिज्या क्या होगा? बड़ा वाला का ये पूछ रहा है। अब जानते हैं बड़ा वाला का जो त्रिज्या होता है पिघलाकर 12 सेंटीमीटर बनाया, 12 सेंटीमीटर यानी कि इसका 12 दिया है। आप ही समझिए, ये छोटका 6 का स्क्वायर, सर ये 8 का स्क्वायर और ये r का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा सर? 12 के स्क्वायर के बराबर। ये फॉर्मूला होता है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। रेडियस निकालना है बड़ा वाला का, तो अगर उस रेडियस को निकाले तो 144 में से ले जाके माइनस कर दीजिए 36 और 64। 36 और क्या? 36 और क्या? 64। यानी सर अगर हम r स्क्वायर बराबर कहें तो सर 144, 36 और 64 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर हमारा? इधर हो जाएगा पिघलाकर 12 सेंटीमीटर वाला एक बड़ा गोला बनाया जाता है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है कि व्यास है वो भी क्लियर नहीं है। अगर हम कहें तो 144, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर हमारा 64, 36, 64, 70, 100 कितना हो जाएगा? 100। तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 144 से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 44 बचेगा। क्या बचेगा? 44, 44। तो r जो होगा √44 होगा। आंसर कितना आएगा नहीं पता, लेकिन हमको लगता है कि आंसर इसका 10 आना चाहिए। 12 का स्क्वायर है ना, पिघलाकर 12 सेंटीमीटर वाला एक बड़ा गोला बनाया गया। 3 गेंद की त्रिज्या 6, 8 और r, 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64 और इधर r स्क्वायर बराबर 144। 144 अगर उधर लेके करते हैं हम लोग तो कहीं गड़बड़ घटाएं क्या? 144, 6, 36, 8, 64, 144 से 100 जाएगा। 44 के हिसाब से इसमें कोई नहीं है। हमको जहाँ तक 10 क्वेश्चन एक बार पढ़ते उसमें 140। 3 metallic balls of radius 6, 8 and r respectively are melted and new ball is formed. If the radius of the new ball is 12 centimeter, then the value of r is। ठीक तो है, नया बॉल का रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर r का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर हुआ। जो बेसिक फार्मूला होता है इसका आयतन 4/3। अबे यार हम भी वही है, मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ये जो होता है आपका इस 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और r का क्यूब, ये तीनों को जोड़ देते हैं। अगर इस तरह से है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 12 का क्यूब होगा। किसका क्यूब होगा? 12। एक इसी में ना एक ट्रिपलेट सेट होता है। अगर 3 का क्यूब देगा, 4 का क्यूब देगा और 5 का क्यूब देगा तो 6 को क्यूब को मेंटेन करेगा। इसका डबल कर दिया 6, डबल कर दिया 8, डबल कर दिया कितना? तो 5, 10, यानी कि इसका डबल आंसर कितना देगा? 10। तो 10 हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान नहीं देते, हम स्क्वायर में चले गए। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को कितना 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, मिलकर कार्य करना शुरू किया। ये दोनों मिलकर काम का छोड़ो हटा, पहले 12-15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 60। तो ये सर 12-5 की स्पीड से, 4 की स्पीड से, दोनों मिलेगा तो कितना की स्पीड से काम करेगा? 9 की स्पीड से। अभी कह रहा है कि अगर दोनों मान लेते टोटल काम 60 हुआ तो ए डेली 5 काम करेगा, बी डेली 4 काम करेगा, दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन में 9 काम करेगा। अभी इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ दिया। दोनों मिलकर काम करना शुरू किया यानी कि ए प्लस बी काम करना शुरू किया। कितना दिन किया? 4 दिन काम किया। उसके बाद कौन छोड़ दिया काम? ए छोड़ दिया। अब ए छोड़ दिया, शेष काम को बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया? अब शेष काम को बी करेगा। अच्छा, ए और बी एक दिन में 9 काम, 9 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 36, 36 काम किया। तो इसके लिए शेष काम कितना बच गया? 60 में से 36, 4, 40 यानी 24 काम बच गया। 24 ही कितना की स्पीड से करेगा? 4 की स्पीड से। तो कितना दिन में कर देगा सर? 6 दिन में। कितना दिन कर देगा? 6 दिन में। हो गया। यदि चीनी की कीमत 25% की वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थी को चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत कम करनी पड़ेगी ताकि उसकी चीनी का खर्च न बढ़े? अच्छा, मान लेते हैं कि पहले ये आदमी 100 रुपया लेके जाता था। कितना लेके जाता था? 100 रुपया। अब 100 रुपया लेके गया। अब क्या है, यदि चीनी की खपत में कितने
प्रतिशत की कमी कर 25% का वृद्धि हो गया। अब पहले 100 रुपया लेके जाता था और 100 रुपया भी चीनी का दाम था, तो ये अब गया तो चीनी का दाम कितना हो गया सर, 25% बढ़ गया, यानी अब चीनी का दाम कितना हो गया, 125। लेकिन ये बंदा जो है अभी भी खर्चा कितना कर रहा है, 100 रुपया। बोलेगा नहीं हम खर्चा 100 रुपया करेंगे, तुम भले 100 चीनी का दाम 125 कर दिया, लेकिन हम कितना खर्चा करेंगे, 100 रुपया। तो अब इसको चीनी कम मिलेगी, जाते कम मिलेगा, कै रुपया का कम मिलेगा, 25 रुपया का चीनी कम देगा, किसके हिसाब से, तो 125 के हिसाब से। कै % कम मिलेगा, तो 100 से गुना कर दीजिए, 25 बचे और 5 से कै बार में, 20 बार में, यानी कि इसको 20% कम चीनी मिलेगा। और आपको हम बताए थे 20-25 का जोड़ा, 25 बढ़ेगा तो 20 कमेगा, 20 कमेगा तो 25 बढ़ेगा, 20-25 का जोड़ा पहले क्लास में बताए थे। आगे ये एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल 120-21 सेंटीमीटर। तांबे के तार को मोड़ दिया, मोड़ के वर्ग बनाया गया, क्षेत्रफल 121 है, यानी कि सब भुजा कितना कितना हो गया, 11-11 हो गया, सब भुजा कितना कितना हो गया, 11-11। अब कह रहा है कि यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए, अब इसी को मोड़ दिया तो क्या बन गया, वृत्त, इसी को मोड़ के क्या बना दिया, वृत्त। अब वृत्त बना दिया तो उसकी त्रिज्या कितनी, अच्छा वृत्त बना दिया तो इस वृत्त का परिधि यानी कि 2πr कितना होगा, तार को मोड़ के कुछ बना दे, परिधि नहीं बदलना था, परिधि पहले 11 परिधि कितना है सर, 44। तो सर 22 दूना 44 और नीचे 7 है, तो r बराबर कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर। r बराबर कितना जाएगा सर, क्या पूछ रहा है, मोड़ कर तो उस वृत्त की त्रिज्या यहाँ 2 गुना 22/7, 22 दूना 44, अच्छा कट जाएगा ना, 22 दूना 44 टोटल कट जाएगा ना, यहाँ हम यहाँ 22 दूना 44, 44 एक बार में, तो रेडियस कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। आगे यदि किसी की वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगा, अच्छा वृत्त का त्रिज्या रेडियस 50%, रेडियस कितना है 50%, यानी कि 1/2, यानी रेडियस जो था 2 से कितना कर दिए, 3 कर दिए, तो रेडियस का स्क्वायर जो है कितना होगा, 4 से कितना होगा 9, और रेडियस का स्क्वायर ही क्या बताता है, क्षेत्रफल बताता है, तो क्षेत्रफल यही बताएगा, 4 से कितना हो गया 9, तो कितना बढ़ गया क्षेत्रफल 5, तो क्षेत्रफल बढ़ गया 5, कितना % 4 पर, गुना करते कर देंगे 100 से, तो 4 से 25 बार में, यानी कितना बढ़ जाएगा सर 125%। ठीक है, आगे ये दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्रम से 81 और 49 से संगत ऊंचाई। अच्छा देखिए क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया है आपको, क्षेत्रफल के अनुपात को अगर रूट लगा देते हैं तब बनेगा ये भुजा का अनुपात। किसका अनुपात बनेगा, भुजा का अनुपात, या बनेगा ऊंचाई का अनुपात। किसका बनेगा, ऊंचाई का अनुपात। किसका बनेगा, ऊंचाई का अनुपात, या बनेगा परिमिति का अनुपात। किसका बनेगा, परिमिति का अनुपात। सब अनुपात यही देगा क्षेत्रफल के अनुपात को। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 81 अनुपात कितना है 49 है, एक पे रूट लगा दो सब निकल जाएगा, तो 9 अनुपात कितना आएगा 7, आंसर ही हो जाएगा। आगे है 280 मीटर गहरे तथा 3 मीटर व्यास वाले नलकूप की खुदाई की कीमत इतना मीटर प्रति क्यूब की दर से क्या होगी। अच्छा गहराई देखो, ये गहराई हमारा कितना है, ये हमारा इस तरह से, ये गहराई 280 मीटर है, कितना है 280 मीटर ये गहराई है, और 3 मीटर व्यास यानी कि 3/2 हो गया इसका क्या रेडियस। तो खन्ने में इतना खर्चा लग रहा है प्रति मीटर क्यूब। आयतन निकालो इसका आयतन निकालोगे तब पाई लिखोगे, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 3/2 और ऊंचाई कितना है 280। इतना आयतन को खन्ने में कितना, तो गुना कर देंगे 3.60 से, गुना कर देंगे कितना से 3.60 से। 1 मीटर क्यूब खन्ने का खर्चा दे दिया, तो उतना पूरा मीटर क्यूब खन्ने का खर्चा कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए। आगे है वो कौन सी संख्या है जिसे अनुपात 39-68 की प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर वो अनुपात 6:7 हो जाएगा। अच्छा इसको बनाने का हम 2 तरीके बताएंगे, अभी एक भारी बताएंगे और चैप्टर में इसका इजी कराएंगे हम। यहाँ पे कह रहा है कि जिसे 49 और 68 की प्रत्येक संख्या में, वो कौन सी संख्या है जिसे 49 और 68 की प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर, अच्छा मान लेते हैं ये 49:68 है, इसमें भी x जोड़ दिए और इसमें भी x जोड़ दिए, तो ये बन गया कितना 6:7। यही x का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना निकाल लीजिएगा। अब सुनिए, अगर मानते हैं कि हमारा जो संख्या है a/b है, ये हमारा संख्या का जो पहले अनुपात था 49 अनुपात कितना था 68, अब इसमें भी x जोड़ रहे हैं और इसमें भी x जोड़ रहे हैं, ये अनुपात कितना हो गया 6:7 हो गया। अच्छा
आप दोनों में कितना जोड़ रहे हैं, इसमें भी जोड़ रहे हैं x, इसमें भी x जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ का अंतर और यहाँ से यहाँ का अंतर बराबर होना चाहिए। तो 60 और 7 का अंतर ज्यादा हो गया, 49 और 6 का अंतर कितना हो गया, ये 43 हुआ, ये 53 हो गया, दोनों अंतर बराबर नहीं है। लॉजिक ये कह रहा है, क्वेश्चन है कि जितना आप इसमें जोड़े हैं उतना ही आप इसमें जोड़े हैं, तो इन दोनों में आप जब बराबर बराबर जोड़े हैं तो गैपिंग भी बराबर होना चाहिए, लेकिन गैपिंग बराबर नहीं है। तो गैपिंग बराबर करने का तरीका है कि यहाँ का अंतर 1 और यहाँ का अंतर कितना है 11, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 1 से नीचे 11 से, ऊपर वाला में 1 से, यानी कि इसमें गुना करिए कितना से 1 से, और इसमें गुना करिए कितना से 11 से। लिखिए कितना हो गया, आज ये लिखते हैं, 1 से गुना करेंगे तो 49 अनुपात कितना हो जाएगा सर 60, और नीचे सर हम कितना हो जाएगा, नीचे हमारा जो है 11 छक कितना हो जाएगा 66 अनुपात 11 सते 77 हो गया। अब आ जाइए ना, अब देखिए तो अंतर बराबर है, यहाँ से यहाँ का 17 और यहाँ से यहाँ का 17 है, यानी बराबर बराबर जोड़े ना। अब कह रहा है कि उन क्या जोड़े हैं कि हमारा वो बराबर अनुपात है। जोड़े कितना है हमारा सर, यहाँ जोड़े कितना है सर 17 जोड़े है ना, 17 से कटने वाला जो आंसर होगा वही आंसर होगा। आप जो जोड़े हैं, कौन सी संख्या जिसे इतने की प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर अनुपात, यानी आप इसमें जोड़े हैं, तो क्या जोड़े हैं, तो जो भी जोड़े होंगे 60 और 77, 17 बढ़ा ना, 17 से कटने वाला कोई इसमें होगा तो आंसर होगा, नहीं कटने वाला होगा तो वो आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हो गया, और एक तो है कि बारी बारी ऑप्शन से जोड़ जोड़ के चेक कर लीजिए, उतना नहीं करना है। किसी संख्या के 25% का 40% 80 है तो उस संख्या का 60% कितना होगा। अच्छा, किसी संख्या का 25%, मान लेते हैं उस संख्या x है, x का 25% का 40% कितना है सर 80 है, तो उसी संख्या का 60% कितना आएगा। तो पहले x निकालेंगे उसका 60% निकाल देंगे, पहले x निकालेंगे उसका 60% निकाल देंगे, यही तो करना है। x का 25% 40%, अच्छा x 25% मतलब 1/4 और 40% यानी कितना हो जाएगा सर 2/5, इधर कितना हो जाएगा सर हमारा 80, 2 से कट जाएगा सर 40 बार में, और यहाँ सर 5 चौक 20 और 40 जाके 20 से गुना होगा, 4 दूना 8, आंसर होगा 800, x 800 होगा। अब करें इसका 60%, तो 800 का 60% निकाल दीजिए, 800 का 60% निकाल दीजिए, 160, ये दो जो कितना हो जाएगा 8 छक 48, 480, आंसर कितना आएगा 480। आगे है 149, ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा, ए है, बी है और सी है, सब मिल गया तो काम कितना दिन में हो गया 30 दिन में। ए तथा बी मिलकर उसी काम को 50 दिन में, ए और बी मिलकर उसी काम को कितना दिन में कर रहा है 50 दिन में, और सी अकेला उस काम को, अच्छा सी अकेला यहीं से काम करिए, यहीं से क्या करिए कि एलसीएम 30-50 का लघुत्तम कितना हो जाएगा हमारा 150। इसका मतलब कि ये 50 के स्पीड से और ये कितना 30 के स्पीड से। आप समझिए कि ए बी सी तीनों मिलेगा तो 150 काम में से 50 काम एक दिन में करेगा। अगर फिर ए और बी करेगा तो सिर्फ 30 काम एक दिन में करेगा, तो सी अकेला कितना करेगा 50-30 जोड़ घटा देंगे तो कितना 20, यानी कि सी का स्पीड कितना होगा 20। तीनों मिला के स्पीड 50 है, ए और बी का स्पीड 30 है, तो सी का स्पीड कितना होगा 20। अब बोलेंगे नहीं भाई सी तुम अकेला कर दो, बोले ठीक है 150 काम को सी 20 की स्पीड से करेगा तो कितना दिन में करेगा 75 दिन में, तो 150 से काम होगा। 20 की स्पीड से करेंगे तो 75 दूना 150 ज्यादा हो जाएगा ना। ए बी सी किसी काम को 30 दिन में, ए बी उसका 50 दिन पूरा करते हैं, सी अकेला उसको कितना करेगा, ठीक तो है 30 और 50 का लघुत्तम 150 बिल्कुल सही है। अरे यार यहाँ हम कितना पागल हो गए, 30 बचे यहाँ 5 बार में करेगा, एकदम दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी, काहे इतना मिस्टेक हो जाता है। जलेबी बहुत खा ली कल, जलेबी का असर हो रहा है, थोड़ा जलेबी नहीं खाना चाहिए। आ जाइए 50 से 30 से 50 5 बार में, नहीं 5 का स्पीड है ना, 5 बार में और ये 3 बार में, तो स्पीड इसका कितना 2 हुआ, सी का स्पीड 2 हुआ, तो 150 काम को सी 2 के स्पीड से करेगा कितना करेगा 75 दिन में। माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है उसके लिए, ऐसा नहीं पढ़ाने नहीं आता है, कभी कभी जोश जोश में गलत हो जाता है। आइए यही जोश एग्जाम में गड़बड़ कर देता है।
यहाँ पे पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी आयु, ज्यादा क्वेश्चन हो गया क्या? ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा हुआ होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, 1.5 घंटा का वीडियो हो गया। चलिए 150 के बाद कितना है, ये लास्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग बना के बताइए कितना होगा, ठीक है। बाकी हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में ये खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे TRE 2 में जो पूछा गया है, फिर उसको खत्म करके 11 12 वाला करा देंगे, तब जाके हम चैप्टर वाइज पे आएंगे। फिर 9 10 का चैप्टर वाइज अलग चलेगा, 11 12 का चैप्टर वाइज अलग चलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो आपके पास गलती से पहुंच गया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे ये सिलसिला जारी रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।